हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। आप सब लोगों का एग्जाम एनसीईआरटी में फिर से स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी फ्रांसीसी क्रांति यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री 9th क्लास की फ्रांसीसी क्रांति को हम आगे बढ़ाएंगे अपने इस चैप्टर को। ठीक है, हमने इसकी कुछ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करे हैं जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ओके, चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हमने देखी थी जिसमें एक लुई 16वां था ना, उसके शासनकाल में क्या हुआ था, जनता ने क्या कर दिया था, जनता ने आंदोलन कर दिया था, है ना। और जनता ने आंदोलन क्यों करा था? क्योंकि जनता में कितनी महंगाई कर दी गई थी ना, राजा ने कितनी महंगाई कर दी थी इसमें। तो क्या हो गया था, जनता ने पूरा आंदोलन कर दिया और राजा को हटा दिया गया था, है ना। तो राजा से वो लोग चाह रहे थे कि उनको लोकतंत्र मिले, संविधान बने, है ना। तो क्या हो गया था, जीने का देखो उन्हें कितने संकट, जीने के संकट आ गए थे पूरी जनता को। तो हम पढ़ चुके थे, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है, फिर बीच फिर क्या हो गया था, उनकी हेल्प करने के लिए वो मिडिल क्लास के लोग निकल कर आए थे, है ना। आते वो भी थर्ड स्टेट में थे, 3 स्टेट दिखाए गए थे ना इसमें, एक प्रथम, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, 3 स्टेट थे ना। तो पहला स्टेट किसका था? पादरी वर्ग का था। पादरी वर्ग मतलब जो कि पूजा पाठ लोग करते थे ना, वो उन लोगों का वर्ग था। दूसरा किसका वर्ग था? वो था राजा महाराजाओं यानी कि जो रिच लोग थे ना, है ना, उन लोगों का था। और तीसरा था जनता का। तो जनता में से कुछ लोग आए थे जो पढ़ाई लिखाई कर कर आगे बढ़कर, जो कि समझदार लोग थे, वो लोग आए, उन्होंने मदद की जनता की। ठीक है, तो हमने क्रांति की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, जिसमें देखो हमने ये चैप्टर की हमने ये चित्र भी देखा था, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं, हमने कहाँ से, हाँ, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, जनता के इतने सारे प्रयासों के बावजूद, मतलब बाद क्या हुआ, फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया था। अब हम क्या, ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। क्या हो गया था कि संस्थाओं या विधायिका या कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजित कर दी गई थी। जो हमारा राजा था ना, उसकी शक्तियाँ इन चीज़ों में विभाजित कर दी गई थी और इन संस्थाओं में हस्तांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में क्या दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक है, नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम शुरू करी थी। ठीक है, ये हमारे चित्र में दिया हुआ है। ओके, ये देखिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए न्यायपालिका में क्या था, नया न्यायाधीश था। ठीक है, जिसमें क्या होता था, ये देखिए सक्रिय नागरिक इसमें थे। मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख। पुरुष, महिलाओं, बच्चों को 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें मताधिकार कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था, जिसमें कौन कौन से थे, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी थे, पुरुष थे। मतलब पुरुष ऐसे थे जैसे कि मतलब ओल्ड एज के पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे, और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ओके, तो इनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया। आप अपने चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों कि निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक। तो आप निष्क्रिय मतलब जिनका कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है कुछ, वो निष्क्रिय है, और जो क्रिया कर रहा है वो सक्रिय है। क्रिय ना,
मताधिकार प्राप्त लोग, ये लोग मताधिकार कर सकते थे। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। ओके, ठीक है। और इस तरीके से कार्यपालिका काम करती थी। कार्यपालिका में क्या होता था कि सम्राट होता था और इनके मंत्री होते थे, ठीक है। और ये विधायिका होती थी, विधायिका। और देखो, इस विधायिका की जो नेशनल असेंबली होती थी उसका नियंत्रण कौन करता था? राजा। देखो एरो गया हुआ है ना, राजा करता था। ओके, इसी तरह से नेशनल असेंबली में मंत्री हुआ करते थे ये, है ना। और ये निर्वाचक ये जो नेशनल असेंबली में कितने लोग थे? 745 सदस्य माने गए थे इसमें, विधायिका में, ठीक है। और निर्वाचक 50,000 पुरुष थे इसमें। ओके, तो इस जो निर्वाचक था इसमें इतने 50,000 लोग थे पुरुष में। इसमें कुछ लोग सक्रिय थे और इसमें सक्रिय लोग वोट दे सकते थे और निष्क्रिय लोग नहीं वोट दे सकते थे। इस निर्वाचक मंडल में, है ना, नेशनल असेंबली जो कि राजा चलाता था, ठीक है, और उसके कुछ मंत्री चलाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम क्या पढ़े? सन 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया, ठीक है। संविधान ने क्या करा था? कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। जो नेशनल असेंबली थी वो कैसे चुनी जाती थी? अप्रत्यक्ष रूप से। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, ठीक है। अब देखिए वो अधिकार उनको क्या करा गया, क्या था, सॉरी, कि इनको मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन क्या था उनको, लेकिन वो कर जरूर चुकाते थे बेचारे, और उनको अधिकार भी नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों में से थे जिनको मत देने का अधिकार नहीं था, वोट करने का राइट नहीं था। जिनमें थे, कौन थे? महिला थी, पुरुष थे और बच्चे थे, है ना। पुरुष कौन कौन से थे? 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले। ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक, 25 वर्ष से उम्र के थे उनको सक्रिय कहा गया, मतलब सक्रिय, वो सक्रिय थे, उन्हें दर्जा दिया गया था जो कम से कम तीन दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। ओके, नहीं, इसमें 25 वर्ष की उम्र वाले दिए हुए हैं। ओके, 25 वर्ष की उम्र वाले जो ऊपर थे ना बच्चे, उन्हें तो सक्रिय नागरिक कहा गया था। वो तो वोट दे सकते थे, है ना, और वो कर भी चुकाते थे। शेष पुरुषों महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। जो शेष बाकी जो थे उनको निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को उच्चतम श्रेणी में होना ज़रूरी था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1970 में ले वॉर्बियर द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर से आकृति फ्रांस की और बाईं ओर कानून को निरूपित करती है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसमें पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के बारे में दिया गया है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक तथ्य एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्ना प्राप्त थे। ये अधिकार जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक नागरिक को, राज्य का क्या कर्तव्य था? प्रत्येक नागरिकों को नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करें। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ना ये देखिए कुछ पत्रकार का दिया हुआ है ना, इनके बारे में भी दिया हुआ है। इसमें मतलब चैप्टर से इतना कुछ नहीं है, इससे
आप ऐसा करिए ना, आप जब बुक्स पढ़ोगे ना तो इसको आप आराम से आप घर में बैठ के पढ़िए, इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। इतना इतना कुछ टफ नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं इतने बड़े बड़े है ना, ये मैं आपको बाद में चैप्टर के बाद ये सब समझा दूँगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसमें देखिए हम पढ़ चुके हैं ना पीछे ऊपर कि क्या उनके अधिकार थे। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है, उनके अधिकार समान होते हैं। इस तरह से उनके कुछ अधिकारों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको भी आपको पढ़ाते हुए चलूँगी, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होता है आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें आप लोग का खुद का इंटरेस्ट फिर थोड़ा सा कम हो जाता है ना, फिर चैप्टर नहीं पढ़ने का मन नहीं करता है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, देखिए राजनीतिक प्रतीकों के मायने इसमें दिया हुआ है, कुछ प्रतीक दिए हुए हैं राजनीति के, है ना। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रांस में कैसे राजतंत्र का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन मतलब राजतंत्र को कैसे ख़त्म किया गया, और गणतंत्र यानी कि जनता की सरकार कैसे आई, है ना। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इससे पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं इनको समझ लेते हैं। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम लोग क्या था, फ्रांस की क्रांति चल रही थी ना 18वीं सदी में, तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। ले बर्बिया ने अपनी पेंटिंग दो चित्र आर्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारी फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रतीक दिए हुए हैं जिससे हम उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। टूटी हुई जंजीर दी हुई है, उन्होंने प्रतीक बनाया था टूटी हुई जंजीर, तो इसमें इसका क्या मतलब था, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ये हथकड़ी दी हुई है ना, ये टूटी हुई हथकड़ी यानी कि उनकी आज़ादी का प्रतीक दिया गया है, ठीक है। ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। इसमें ये दिया गया है कि देखिए एक पूरा गट्ठर बंधा हुआ है, इसको लोग नहीं तोड़ सकते जल्दी, जबकि एक चीज़ को लोग जल्दी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का साइन इसमें बनाया गया था जिससे कि लोग इस चीज़ को सॉरी हाँ, चित्र से उसकी थीम को समझ सकें लोग। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। अब ये इसमें क्या, ये इसका क्या मतलब है, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देंगी, ठीक है। इसमें क्या है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा लोगों में छाया हुआ है वो सूर्य की किरणें मिटा देंगी। राजदंड है शाही सत्ता का प्रतीक, ठीक है, ये एक राजदंड है। और ये क्या है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, हाँ अपनी पूंछ को इसने देखो मुंह में लेकर खा रहा है, पता नहीं क्या। समानता का प्रतीक, ठीक है, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, लाल फ्राइजिनियर टोपी। अब ये टोपी इसमें दी हुई है, कुछ इसमें प्रतीक दिए हुए हैं ना, ये आप कुछ समझ, आपको चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ आएगा। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। जो दास थे ना वो स्वतंत्र हुए ना राजा से, तो उन्होंने जो ये टोपी पहनी तो उससे उनका प्रतीक था कि ये वो दास हैं जो राजा से सॉरी क्या हुए, स्वतंत्र हुए, हाँ। और ये नीले सफ़ेद लाल, ये नीले सफ़ेद लाल क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। ये राष्ट्रीय रंग है नीला, सफ़ेद और लाल, ठीक है। ये क्या है, डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। ये कानून का मानवीय रूप दिखा रही है। विधि पट क्या दिखा रहा है, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर, ठीक है। इस तरह से इसमें दिया हुआ है, ओके। और ये क्रियाकलाप दिए हुए हैं, ये क्या है बच्चों, ये लोग आपका, ये सब आपका प्रैक्टिकल एक फॉर्म में दिया होता है जिससे कि आप इसे करोगे तो आप चैप्टर को आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, ठीक है। फ्रांस में कैसे राजतंत्र को हटाया गया था और गणतंत्र की स्थापना की गई थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, क्लास में आते रहिए। थैंक यू।